नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसरुद्दीन ने इसका ऐलान किया। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद यह पहला चुनाव होगा, लेकिन यह आम चुनाव विवादों में भी आ चुका है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इसमें हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी पर लगे बैन को लेकर अवामी लीग भड़की हुई है। अवामी लीग ने चुनाव को गैर कानूनी बताते हुए अंतरिम सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। अवामी लीग के बाहर होने के बाद चुनावी मैदान में अब बीएनपी, जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी बची है। खालेदा जिया की बीएनपी ने 237 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, बांग्लादेश में कट्टरपंथ और जमात के बीच ये चुनाव कितने ईमानदार होंगे। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनावों का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन जिस तरह से शेख हसीना की पार्टी को बैन लगाया गया और अब सिर्फ 3 धुरंधर मैदान में हैं, ऐसे में क्या ये चुनाव पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होंगे? ये सवाल तो खड़ा होता है। अब देखिए, ये विचित्र है और बहुत बड़ी विडंबना है। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जी, उसको आपने बैन कर दिया और उसके बाद कह रहे हो कि भाई हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवा रहे हैं। कौन मानेगा? कौन मानेगा? बीएनपी आज की तारीख में भी सबसे बड़ी पार्टी है और देखिए, इसलिए शुरू हो गया है विरोध। ये इलेक्शन शांति से पूरा नहीं होगा और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीएनपी वालों का प्रोटेस्ट तो चलेगा और ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि ये बांग्लादेश के पास, वहां के स्टेट के पास, वहां के स्टेट मिशनरी के पास इतनी हैसियत नहीं है कि पब्लिक मूवमेंट को रोक सके। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, पता नहीं वहां पे क्या परिदृश्य रहा कि आप 2-3 लाख लोग लेकर के ढाका में घुसे और सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो 2-3 लाख लोग तो शेख हसीना के पास भी है। अगर वो भागी नहीं होती तो अभी तक फिर से सत्ता पलट गया होता जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हो क्या रहा है इसको भी समझना जरूरी है कि एक इलेजिटिमेट व्यक्ति, एक अमेरिका का दलाल, एक अमेरिका का जॉर्ज सोरोस का पिट्ठू, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो सरकार के सिर पर जाकर के बैठ गया। और उस समय क्या कहा गया कि यहां पे छात्रों ने आंदोलन किया जी, और छात्रों ने बुलाया, हम यहां ट्रू डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ट्रू डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए जो तरीका होना चाहिए वो भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मैं उस समय भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये सब जो नाच रहे थे कि अब डेमोक्रेसी आएगी, तानाशाही खत्म होगी, तानाशाही खत्म होगी, डेमोक्रेसी आएगी। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी मैंने कहा कि दुनिया में कभी भी डेमोक्रेसी हिंसक आंदोलन के बाद नहीं आती है ना जी। भाई, हिंसक आंदोलन हुआ रूस में तो वहां स्टालिन आ गया, हिंसक आंदोलन हुआ चाइना में तो वहां पे कम्युनिस्ट आ गए, किस तरह से लोगों को मारा गया। ये होता ही नहीं। तो ये लोग नाच रहे थे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। खैर, इन लोगों की बात जाने दीजिए। इन लोगों को ना डेमोक्रेसी का डी मालूम है, ना लिबरलिज्म का एल मालूम है। तो ये लोग तो ये कह रहे थे कि डेमोक्रेसी, अब ये कैसी डेमोक्रेसी है कि जिसमें सबसे बड़ी पार्टी को आपने बैन कर दिया। अब भारत में मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को बैन करके कोई चुनाव हो जाए तो चुनाव माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अपने मन से चुनाव नहीं लड़े तो कोई बात है, लेकिन बैन तो नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या किया? क्योंकि आपको बांग्लादेश को लूटना है, आपको वहां बिठाया गया है क्योंकि आप डेमोक्रेसी का कमफ्लाज दिखा करके, उसका एक छलावा करके आप सिस्टम्स को अपने हाथ में लीजिए और उसके बाद हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए अमेरिका को। वहां पे हमको रास्ता दे दीजिए रोहिंग्या के, बर्मा के, ताकि चाइना को हम काउंटर कर सके।
तो क्या डॉक्टर साहब ये चुनावों का जो ऐलान है वो सिर्फ एक भ्रम है जनता को गुमराह करने के लिए बांग्लादेश की? देखिए, अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है तो ये भ्रम है। कल यहां पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बैन कर दे और ये कहे कि भाई यहां पे तानाशाही मान लीजिए, और आपने बैन कर दिया और चुनाव कर लिए, डेमोक्रेसी होगी? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। इमरान खान को जेल में डाल दिया आपने, पाकिस्तान में फिर तो डेमोक्रेसी है ना? फिर कोई मानेगा भी डेमोक्रेसी है? उसके पॉलिटिकल पार्टी को आप जो है बैन कर दीजिए और करवा लीजिए चुनाव पाकिस्तान के अंदर में। कौन, कोई मूर्ख ही होगा वो कहेगा कि भाई डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। तो वही स्थिति वहां भी है। लेकिन ये इलेक्शन छलावा कैसे है इसको भी समझ लीजिए। तो वहां आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद देखिए, जैसे मैं आपको एक पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और उसके बाद उसको एप्रोप्रिएट करके नेता बन गया केजरीवाल। भ्रष्टाचार खत्म किया या भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। मतलब ये कि वो अभी भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ता रहता तो सरकारें भ्रष्टाचार नहीं करती, उसकी एक अलग वैल्यू होती। लेकिन तुम भी उतर गए उसी खेल में, उसी कीचड़ में, तो गंदगी लग करके बाहर हो गए। यही बांग्लादेश में हो रहा है। आपने ये कहा कि यहां डेमोक्रेसी लाएंगे और जो वर्तमान की सरकार है शेख हसीना की, वो डेमोक्रेसी का हनन कर रही है, हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। तो आपने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद आपने कहा कि भाई बाहर के हमारे नोबेल प्राइज विनर जो है उसको हम लेकर के आएंगे। पहले तो वो कैसे उसको वहां पे सेलेक्ट किया गया, क्यों किया गया, ये तो अपने आप में अनोखी बात है। लेकिन अब तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई कि जो पूरा आंदोलन हुआ उसमें अमेरिका जॉर्ज सोरोस का पैसा आया, बाकायदा अलग अलग एनजीओज के जरिए जो है वो पैसा आया, सब कुछ हुआ। अब आपने वहां पे एक सरकार बना दी, प्रधानमंत्री का नाम हटा दिया, एडवाइजर का नाम रख दिया। तो चीफ एडवाइजर, तो जो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर है उसको इकोनॉमिक एडवाइजर, उसको जो टूरिस्ट मिनिस्टर है उसको कर दिया टूरिज्म एडवाइजर, नाम बदल दिया। और आपने उसको सलाहकार के रूप में, काम क्या था कि आप वहां के सरकार को, वहां के सिस्टम को गाइड करेंगे, हम पाक साफ चुनाव करेंगे और उसके बाद यहां पे डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया जाएगा। तो आप तो बैठ गए। आपने ये एनसीपी का नाम लिया, सिटीजन पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये कौन है? ये वही वहां का अरविंद केजरीवाल है। ये वही वहां का जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकली मैदान, अब वो पॉलिटिक्स के लिए मैदान में आ गए हैं। तो ये तो इट विल नॉट लीड टू डेमोक्रेसी। अब सरकार उनकी, सिस्टम उनका, सब कुछ उनका। डॉक्टर साहब, इन चुनावों में चीन की भूमिका भी क्या रहने वाली है? देखिए, कोई देश, देखिए चीन अमेरिका सब तभी घुसता है जब आप डिवाइडेड हो जाते हैं, आपकी मति मारी जाती है, घर के अंदर जो कलह होता है, घर के अंदर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब बाहर के लोग ही उसमें इंटर करते हैं। अदरवाइज शेख हसीना की जो सरकार चल रही थी, बांग्लादेश को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा जाता था। उनकी जीडीपी बढ़ रही थी, इकॉनमी बढ़ रहा था। अभी क्या है, पुनः मूसी को भवा, पहुंच गए उसी हालत में। भाई कौन आएगा तुम्हारे यहां? ये सिर्फ लिफाफाबाजी कि चीन से हम ये खरीदेंगे, F-10 खरीदेंगे, यहाँ आर्मी का जो है यहाँ बेस बनाएंगे। भाई तुम्हारी औकात है? पाकिस्तान के आप क्या कर सक रहे हो? आपने क्या किया? आपने जमात को, जिहादियों को, आईएसआई को, आपने रोहिंग्यास को, जो फंडामेंटलिस्ट कट्टर जो पंथ के लोग हैं, उसको आपने सिर पे बिठा लिया। और आप याद कीजिएगा और मेरी इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, ये सरकार में वही लोग आएंगे जिनका अभी कब्जा है। कोई डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और जब ये चुनाव हो जाएगा और फिर से ये लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे,
तब आप देखिएगा अफगानिस्तान से भी बदतर वहां पे महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि आप अगर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, राइट्स देना चाहते हैं, उसका तरीका बिल्कुल अलग है। और आप जो कर रहे हो वो दैट रोड लीड्स टू एनार्की और ऑटोक्रेसी। ये सिंपल फंडा भाई। आंदोलन हुए ना भाई, वेस्ट एशिया में भी हुआ। ओ थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, सारे लोग वामपंथी लोग जो है खुश हो गए कि यहां अब तो मिडिल ईस्ट में जो है डेमोक्रेसी आई। क्या हुआ? क्या हुआ? रेवोल्यूशन हो गया और कट्टरपंथी जो है फिर काबिज हो गए, और जो कुछ जो अधिकार था वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। वही बांग्लादेश में होगा, क्योंकि वो जो वायरस है ना कट्टरपंथ का, वो वायरस ऑटोक्रेट्स के लिए जीवनदायक है, वो जीवन देता है। पाकिस्तान में देखिए कैसे आ गया मुनीर, और फिर वो क्या करेगा? वो हर एक सप्ताह के बाद जुम्मे की नमाज पढ़ेगा, फोटो उस तरह का खिंचाएगा, और उसके बाद वही जहर, वही कट्टरपंथ का जहर कि हम तो अल्लाह के सिपाही हैं। तो ये जहर जो है वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं चलता। कोई इस्लामिक डेमोक्रेसी होती नहीं। इस्लाम और डेमोक्रेसी दोनों अलग अलग चीज है। और इसलिए जहां कहीं भी अभी क्या है, ये लोग सब जिहादीवादी मिल करके जो है, ये सब जमाती उमाती सब मिल करके अभी वहां पे वो अलग तमाशा करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है जी। इसके ऊपर अभी और भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव के ऊपर ये हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए बना दिया कि ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे, प्रोपेगेंडा में आप नहीं फंसे। वहां कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई डेमोक्रेसी नहीं, और कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां नहीं होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश में चीन की मौजूदगी की वजह से इन चुनावों पर भी भारत की नजर रहने वाली है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चीन से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। अब बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। अब कट्टरपंथ और जमात में से कौन बांग्लादेश में जीत दर्ज करता है और नई सरकार के साथ भारत के कैसे रिश्ते होंगे, ये भी एक अहम बात रहने वाली है। लेकिन फिलहाल जिस डेमोक्रेसी का ऐलान बांग्लादेश को लेकर किया जा रहा है, उसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।